नमस्कार दोस्तों। आज हम पर्यावरण जो टेट यूपी टेट में जो क्वेश्चन आते हैं सी टेट में उसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। कैंपोस कंपास भी कई लोग बोलते हैं इसको। दूसरा है डाउन्स, तीसरा है पेरेरीज और चौथा है पंपास। तो सबसे पहले हम जान लें कि शीतोष्ण घास प्रदेश क्या होता है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि वर्ल्ड मैप में यहाँ से मकर रेखा यहाँ से हमारी गुजरती है भारत के बीचों बीच, और कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और मकर रेखा हमारी यहाँ से नीचे से ये ऑस्ट्रेलिया से होके यहाँ से गुजरती है, और यहाँ से भूमध्य रेखा हमारी गुजरती है। ये तीन रेखा हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी इस रेखा और इस रेखा की, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो प्रदेश होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश होता है। और इन प्रदेशों में जो घास के मैदान होंगे वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे। और कर्क रेखा और मकर रेखा से नीचे, यानी इधर से लेके इधर के नीचे को शीतोष्ण घास के स्थल या घास के मैदान कहे जाएंगे। तो हमको देखना है कि किन इन स्थलों पर कौन कौन से घास स्थल पाए जाते हैं। तो हमारा पूछला शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो हमारा इसमें प्रेरीज, पंपास, डाउन्स, ये हमारा शीतोष्ण घास कहते हैं। कैंपोस नहीं हमारा है। अब ये कुछ चीज़ें इसमें जानने वाली चीज़ें हैं कि इसका पहले उत्तर हम लोग देख लें। इसका उत्तर हमारा होगा कैंपोस। ये हमारा कैंपोस उत्तर होगा। ये हमारा उत्तर होगा कि शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो कौन कौन से शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग देख लें। तो इस ब्राज़ील क्षेत्र में ये उष्ण घास स्थल है, यहाँ से पाए जाते हैं। कुछ अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अफ्रीका में जो उष्ण घास का स्थल है इसको सावना बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। और यहाँ पे होता है कैंपोस और लानोस। वेनेजुएला में लानोस और ब्राज़ील में कैंपोस घास के स्थल हमारे पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से होंगे। शीतोष्ण घासबंदी बताएं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो ऊपर घास स्थल होते हैं वो हमारे शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं। जैसे यहाँ पे पाया जाता है प्रेरीज, ये अर्जेंटीना में पंपास, और यहाँ पे पाया जाएगा स्टेपीज, यहाँ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, और यहाँ पे हमको पाया जाता है डाउन्स। तो क्या है शीतोष्ण घास के मैदान, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोपीय क्षेत्र में, और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में हमारे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं लानोस, कैंपोस, ये हमारे ब्राज़ील और वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो उसमें पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि सदैव हरे पादप जो होते हैं वो नीचे ही होते हैं। तो क्यों अब ये पूछ रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी में हरे पादप क्यों ही सबसे पहले होते हैं। ये विस्तृत रूप से फैले होते हैं, या ये मृदा से जुड़े होते हैं, या ये सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या इनमें से उनमें जड़ें होती हैं। तो सीधी सी बात है कि हम बताए थे जो भोजन अपना स्वयं से बना लेगा वो सदैव खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी में होगा। तो हम जानते हैं कि पौधे ही सूर्य के प्रकाश में CO2 के स्थिरीकरण करके अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव पादप को ही रखा जाता है, क्योंकि अपने पौधे हमेशा ये अपना खाना बना लेते हैं। तो हमारा ये इसका उत्तर होगा। वायुमंडलीय CO2 स्थिरीकरण करते हैं पौधे, अपना खाना बनाते हैं, इसलिए खाद्य श्रृंखला में ये सदैव पौधे प्रथम कड़ी होते हैं। अगला हमारा है प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था। सीधी सी बात है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, और यह 1975 में छोड़ा गया था। कृत्रिम उपग्रह सर लोग जान ही रहे हैं, सैटेलाइट जो होता है। तो हमारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं। बेसाल्ट कहते हैं, लोकोलिथ कहते हैं, लावा कहते हैं, या मैग्मा कहते हैं। यहाँ दो तीन चीज़ें ध्यान है। इसका उत्तर क्या होगा हमारा मैग्मा होगा।
देखिए पृथ्वी के अंदर अगर पत्थर है, जैसे पृथ्वी के अंदर, ये हमारी पृथ्वी के अंदर है, अगर कोई पत्थर पिघल जाता है तो इसके अंदर अगर पिघले हुए पदार्थ को हम लोग मैग्मा कहते हैं। चल नहीं रहा ठीक से, इसको मैग्मा कहते हैं। और अगर यही पिघला हुआ पदार्थ बाहर आ जाए तो इसको हम लोग लावा बोलते हैं। इसको हम लोग लावा बोलते हैं। अगर पिघला हुआ पदार्थ अगर पृथ्वी के बाहर आ जाएगा तो लावा, और अंदर है तो मैग्मा है। और इसी मैग्मा को ठंडा होकर जमने से हमारा अग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। और जैसे अग्नेय ग्रेनाइट जैसे हम लोग यूज करते हैं घर में, हम लोग ग्रेनाइट आदि ये सारे अग्नेय और अवसादी अग्नेय और क्रांति चट्टानें हैं सब, तो इसी का यूज़ हम लोग करते हैं। तो सीधी साधे पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा, और जब वही बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हम जानते हैं कि महासागर का जो जल होता है वो लवणी यानी खारा होता है, तो उस खारेपन में अनेक अनेक लवण पाए जाते हैं। तो कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका उत्तर हमारा होगा सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक। ये समुद्र के पानी में सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण होता है सोडियम क्लोराइड। अगला हम लोग चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? तो भूस्खलन हम लोग जान लें, भूस्खलन का मतलब क्या होता है? भूस्खलन का मतलब होता है कि ज़मीन का खिसकना। तो सबसे अधिक ज़मीन कहाँ खिसकेगा? हम जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में खिसकेगा, क्योंकि पहाड़ ऊंचे होते, थोड़ा भी बारिश हुआ, थोड़ा भी कोई भी घटनाएं प्राकृतिक हुई तो तुरंत ही मिट्टी खिसक जाती है। तो उत्तर है इसका उत्तर उत्तरी पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट और नीलगिरी उत्तरी घाट, ये सारे पहाड़ियाँ हैं। लेकिन सबसे अधिक भूस्खलन की घटनाएं हमारा हिमालय में होती हैं, क्योंकि हिमालय हमारा ऊंचा पहाड़ है, जो जितना ऊंचा होगा उसमें भूस्खलन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हिमालयी क्षेत्र में सबसे अधिक हमारा भूस्खलन होता है। अगला है, निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार से स्पर्श नहीं करती है? ऐसे क्वेश्चन खासकर सीटेट में आते हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि यूपी टेट में भी पूछ दे। तो बिहार से सटे राज्य, उत्तर प्रदेश तो बिहार सटा ही है, ठीक ही है, पश्चिम बंगाल भी है और झारखंड भी है। मध्य प्रदेश बिहार से नहीं सटता है, क्योंकि ये बिहार है तो बिहार की इधर हमारा उत्तर प्रदेश पड़ जाएगा और इधर से हमारा झारखंड पड़ जाएगा। तो अब इधर मध्य प्रदेश नीचे पड़ गया, और इधर से पश्चिम बंगाल है और इधर से हमारा उड़ीसा आ जाएगा नीचे वाला हिस्से में। तो अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो बिहार से नहीं सकता, ये बिहार है तो बिहार से मध्य प्रदेश हमारा नहीं सकता है। तो इसका उत्तर हमारा होगा कि बिहार की सीमा कहाँ स्पर्श नहीं करती है? तो मध्य प्रदेश से स्पर्श हमारी नहीं करती। इसका उत्तर हमारा मध्य प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सीधी सी बात है, ये रटने वाली चीज़ें हैं। संरक्षण और विनाश पुस्तक के लेखिका जो हैं सरला बहन है, सरला बहन को माना जाता है। ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आगे दे रख दिया मैंने। तो संरक्षण और विनाश पुस्तक की लेखिका सरला बहन हैं। सभी प्राणविद हैं, वंदना शिवा भी प्राणविद हैं, रस्किन बॉन्ड भी हैं। रस्किन बॉन्ड तो उन्होंने उपन्यास लिखा हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारा उत्तराखंड में स्थित पहला नेशनल पार्क है। तो इसका अगले चलते हम लोग। देरा निम्नलिखित ईंधन में से न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन सा ईंधन करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो जानते हैं कि हाइड्रोजन जलाने पे प्रदूषण बहुत ही निम्न मात्रा में होता है, तो हमारा इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला, इसमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? जैव अपघट्य पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं, जल्दी से विघटित हो जाते हैं, जैव अपघटित पदार्थ होते हैं। तो क्या प्लास्टिक, हम जानते हैं कि प्लास्टिक पॉलीथीन एक ही है, शीशा जल्दी अपघटित नहीं होता है। लेकिन हम लोग कचरा, जैसे सब्जी का कचरा फेंक दिए, चाहे और सब कचरे हो गए जो उसको फेंक देते हैं तो वो जल्दी मलमूत्र हो गया, ये अपघटित हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक, पॉलीथीन और शीशा जल्दी अपघटित नहीं होता है या बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इसको जैव अपघटित पदार्थ नहीं कहा जाता है। तो इसका उत्तर हमारा होगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो जैव अपघटित पदार्थ हो।
प्लास्टिक और पॉलीथीन, लगभग प्लास्टिक से ही पॉलीथीन बनता है। तो इसका उत्तर हमारा होगा डी। अगला चलते हैं। मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैस में कौन सी गैस सबसे जहरीली होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको CO बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोकार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हम बता दें कि गाड़ियों से निकलने वाली एग्जॉस्ट में सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की खासियत होती है कि ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ही जो लाल रक्त कणिका होती है उसमें मिलके ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देती है। ऑक्सीजन का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगता है, आदमी की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको जहरीली गैस कहते हैं। तो हमारा इसका उत्तर ए होगा। अगला चलते हैं। भारत में गेंडे को कहाँ संरक्षित किया गया है? तो गेंडे को संरक्षण के लिए सबसे असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है हमारा। इसका उत्तर हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क में इसको संरक्षित किया गया है। कार्बेट नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड में है। बांदीपुर गिरी नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है। तो बांदीपुर कर्नाटक में है, इसको तो देख ही लेंगे हम लोग। लेकिन नेशनल का गेंडा सबसे अधिक काजीरंगा में संरक्षित किया गया। अदर जगह भी पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, लेकिन काजीरंगा में गेंडे को संरक्षित किया गया है। अगला है दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान हमारा जम्मू कश्मीर में है, याद कर लें हम लोग। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर से कुछ बताने चीज़ें नहीं, रटने वाली चीज़ है। आगे चलते हैं। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख हेतु। वर्षा जल संचयन का मतलब होता है कि पानी को संचयित करना, इकट्ठा करना। तो सबसे अधिक उपयोग क्या है? सिंचाई में, कृषि में, पेयजल में, भूमि जल स्तर वृद्धि में। तो सिंचाई और कृषि लगभग एक ही दिख रहा है, लेकिन इसका उत्तर हमारा जैसे टेट के एग्जाम में ऐसे ही आया था, तो इसका उत्तर होगा हमारा सिंचाई में, कि वर्षा जल का सबसे प्रमुख उपयोग हमारा सिंचाई में किया जाता है। अगला चलते हैं। वायरस के अजीवित होने का लक्षण क्या है? देखिए, वायरस ऐसा चीज़ है जो जीवित और अजीवित के बीच में एक कड़ी का काम करता है, क्योंकि वायरस में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसको जिंदा बनाते हैं। जैसे उसका एक निश्चित आकार होना, वृद्धि करना। लेकिन कुछ अजीवित लक्षण भी होते हैं, जैसे उसको क्रिस्टल के रूप में जमा किया जा सकता है। जैसे किसी चीज़ को हम इकट्ठा करके रख दें, जैसे निर्जीव चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। वैसे ही ये वायरस होता है। उसको अगर हम इकट्ठा करके रख दें, कोई अगर मानव शरीर न मिले, जीवित कोशिका न मिले, तो वो निर्जीव की तरह पड़ा रहेगा। इस प्रकार वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो वही पूछ रहा है, वायरस में अजीवित होने के लक्षण क्या है? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यह प्रजनन नहीं कर सकता है, इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे वंशानुगत सामग्री नहीं पाया जाता। सीधी सी बात है, इसे अजीवित होने का लक्षण, इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता नहीं है। इसको क्रिस्टल यानी एक जगह इकट्ठा करके परिवर्तित करके रख सकते हैं। यह इसके निर्जीव होने के लक्षण हमारे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो हम बता दें कि हमारे शरीर में जो खून होता है उसमें 3 कणिकाएँ पाई जाती हैं, यानी 3 तरह की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। एक होता है लाल रक्त कणिका, एक होता है श्वेत रक्त कणिका, और एक प्लेटलेट्स होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का काम है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। श्वेत रक्त कणिकाओं का काम है कि हमारे बाहरी रोगों से रक्षा, और प्लेटलेट्स का काम है कि हमारे खून को जमाने में मदद करता है। तो ये पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। तो इसका उत्तर होगा हमारा अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा जो होती है, हमारी जो हड्डी होती है, उसी के भीतर अंदरूनी हिस्से में अस्थि मज्जा होता है, जहाँ लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। 2-3 चीज़ें क्वेश्चन में लाल रक्त कणिकाओं से वह पूछता है कि लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है कि नहीं है। तो आपको बता दें कि लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। तो पूछेगा कि किसके लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है? तो ऊंट और लामा जो होता है उसके लाल रक्त कणिका में केंद्रक पाया जाता है।
लाल रक्त कणिका क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन करीब करीब ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिक होता है? यानी पौधा किस रंग में सबसे अधिक खाना बना सकता है? यानी प्रकाश का संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधे खाना बनाते हैं। तो किस रंग में सबसे अधिक खाना बनाते हैं? नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग। तो इसका उत्तर होगा हमारा लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण पौधों में लाल रंग में सबसे अच्छी तरह से होता है। अगला है, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष है। इसको हम लोग याद करेंगे कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु राज्यपाल और राष्ट्रपति 35 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर 1961 है कि 1971 है कि 1981, 1951। तो हम बता दें कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एक चीज़ और बता दें, 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम भी बनाया गया था, पास किया गया था 1961 में। यानी दहेज लेना देना क्या होता है? एक तरह का अपराध होता है। 1961 में ही वो अधिनियम पास हुआ था। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 ही हो गया। प्रथम महिला आईपीएस सभी लोग जानते हैं, प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग ध्यान दें कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये किनारे हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है मान लीजिए, या इसको महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ पे पूर्वी किनारे पे एक माउंटेन है, ऐसे ही एक माउंटेन बना हुआ पहाड़ है और इसी को हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में एक सबसे ऊंची ऑस्ट्रेलिया की चोटी भी है, माउंट कोसियुस्क्यू बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट कोसियुस्क्यू। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? ऑस्ट्रेलिया की एक पर्वत श्रृंखला है हमारी, ठीक है। और एक ये भी पूछता है कि ये कहाँ स्थित है? तो हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ये उत्तर होगा। एक और ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में यहाँ समुद्र के किनारे। रीफ का मतलब प्रवाल भित्ति होता है। ये समुद्र के नीचे प्रवाल जो होते हैं ये आपस में जमा होकर पहाड़ जैसे बना देते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? तो रेंज हमारी पहाड़ी है और ग्रेट बैरियर रीफ समुद्र के अंदर प्रवालों द्वारा निर्मित एक संरचना है। तो आगे अगला चलते हैं हम लोग, वांगो किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि वांगो पीली नदी को कहा जाता है, हमारा चीन में स्थित है। वांगो पीली नदी को कहा जाता है, तो ये चीन में स्थित है, पीली नदी को वांगो कहते हैं। आगे वांगो नदी है। अगला चलते हैं हम लोग, कोपेन के अनुसार उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? कोपेन ने क्या किया था कि अलग अलग प्रदेशों के बारे में कुछ लक्षण बताए थे। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश आपको हम बताए थे कि पृथ्वी में भूमध्य रेखा जो है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होती है, पृथ्वी की ये बीचों बीच जो रेखा ये पृथ्वी है और इसके बीचों बीच जो रेखा होती है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसी के आसपास ये ऊपर हमारी कर्क रेखा है और नीचे हमारी मकर रेखा है। तो इसके बीच वाले प्रदेश को उष्णकटिबंधीय प्रदेश हम लोग कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो हम लोग खुद उष्णकटिबंधीय प्रदेश में रहते हैं, तो क्या होती है यहाँ वर्ष भर गर्मी होती है, अधिक ठंड है, अधिक वर्षा है, हल्की गर्मी। तो हम जानते हैं कि यहाँ वर्ष भर गर्मी रहती है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की मुख्य विशेषता होती है यहाँ वर्ष भर गर्मी पड़ती है। आगे चलते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? अवतल दर्पण बता दें कि ये मान लीजिए ये ऐसे दर्पण होता है और ऐसे होता है, ऐसे मान लीजिए अवतल दर्पण। हम लोग का दर्पण ऐसा सीधा होता है, लेकिन अवतल दर्पण ये होता है अंदर से थोड़ा सा झुका होता है और यहाँ से चेहरा देखते हैं। तो क्या विशेषता होती है इसकी? जो चित्र बनता है आभासी होता है, वास्तविक होता है, दोनों होता है, नहीं कहा जा सकता। तो हम बता दें कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार की स्थिति बनती है। इसके प्रतिबिंब कभी आभासी भी और वास्तविक इसके दूरी के अनुसार बन सकते हैं। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा वास्तविक
दोनों होती है। आगे चलते हैं। वन जीवों की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? IUCN, UNICEF, IUPAC, WHO। तो आपको बता दें कि इसकी संस्था के लिए हमारी एक संस्था बनाई गई है, इसका उत्तर होगा IUCN। IUCN के बारे में हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा जान लें। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी नेचर की सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाया गया IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? फ्रांस में की गई थी इसकी स्थापना। लेकिन इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ये ध्यान देने वाली कि स्थापना 1948 फ्रांस में हुई है, लेकिन इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। और एक और इससे क्वेश्चन पूछता है, ये रेड डाटा बुक निकालता है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक कब से निकालता है? 1963 से ये हमारा निकालता है। रेड डाटा बुक की खासियत क्या है? रेड डाटा बुक में जो जितने विलुप्त प्राय जीव हैं या संकटापन्न जीव हैं उनकी ये सूची जारी करता है, उसी रेड डाटा बुक में इसको रखा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी खासियत क्या है? रेड डाटा बुक में जो विश्व के जितने भी विलुप्त प्राय जीव हैं या विलुप्त हो चुके हैं उनकी सूची इसमें रखी जाती है। IUCN की स्थापना 1948 फ्रांस में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। इतनी जानकारी चाहिए IUCN से। आगे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? हमने पहले ही इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पाद। हम जानते हैं कि शाकाहारी क्या होते हैं? हमेशा शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होगा, द्वितीय उपभोक्ता अवगत। हम बता दें कि शाकाहारी जैसे एक घास है, घास को एक शाकाहारी ने खा लिया तो ये क्या होगा? ये प्राथमिक उत्पादक हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आता है। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगला चलते हैं। गंध वाले जंतु होते हैं, ये गंध नहीं है, ये गंध के बदले में इसको हम लोग रीढ़ कर लें, ये रीढ़ गलत हो गया। रीढ़ वाले जंतु हैं, मतलब किसमें रीढ़ की हड्डी पाई थे? प्राणी, गिरगिट, सर्प, ये प्राणी नहीं है, कोई जीव जंतु हो सकता है, जानवर, इसको हम लोग जानवर कर लें। तो इसका उत्तर होगा सभी होता है। अब पूछे कि रीढ़ वाले जंतु कौन से नहीं होते हैं? जैसे केचुआ है, केचुआ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो इसका उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी। जानवर में, गिरगिट में, सर्प में, उपरोक्त सभी में रीढ़ की हड्डी हमारी पाई जाती है। ये टेट का क्वेश्चन है, इसमें गलती से टाइपिंग हो गया है। अगला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी टेट में हो सकता है पूछ दे। कौन सा जीव अपनी मादा की पहचान गंध से दूर से कर लेता है? चींटी, मक्खी, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी। तो इसका उत्तर होगा रेशम का कीड़ा। रेशम कीड़ा 2-3 किलोमीटर दूर से ही अपनी गंध से अपनी मादा को पहचान लेता है। ये जानते हैं कि इसी सबसे अधिक खासियत है। और ये शहतूत के पेड़ पे पत्ती खा के इसको जिंदा रहते हैं। और रेशम कीड़ा हम लोग सब लोग जानते हैं कि रेशम इससे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू? अभी मैंने बताया था, अब देखते हैं किसको किसको याद है, ट्राई करिए अपने से। अप्रैल 1965, मार्च 1966, जुलाई 1961, अप्रैल 1970। बताएं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जुलाई 1961 में लाया गया था। अगला चलते हैं। पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यानी खाने पीने की से कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? पीलिया, मलेरिया, डेंगू, एनीमिया। तो इसका उत्तर होगा एनीमिया। एनीमिया का मतलब कि रक्त की कमी, यानी खून की कमी कब होगा? पोषक तत्वों की कमी से। जैसे पीलिया हो गया, मलेरिया, डेंगू, तो ये जानते हैं कि प्रोटोजोआ से मच्छर काटने से होता है। और ये डेंगू होता है माडा एडीज मच्छर से, माडा एनफ्लीज मच्छर से मलेरिया होता है। तो पोषक तो ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों। पीलिया भी होता है, पानी खराबी से होता है, लेकिन पोषक तत्वों की कमी से रोग हमारे एनीमिया नहीं, खून की कमी होता है। अब फिर अगला 30 क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे।